नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। उपचुनाव से साफ होगी 2022 की तस्वीर। जी हां, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं, तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है। बड़ी बातें क्या हैं आपको हम बताते हैं। यूपी में उपचुनाव के लिए मैदान तैयार है। उपचुनाव से सीधे साफ हो पाएगी 2022 की तस्वीर, यानी कि कहा जा सकता है कि फाइनल के पहले सेमीफाइनल यहां होने वाला है। यूपी में 8 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान भी जल्द ही किया जा सकता है। कौन कौन सी सीटों पर उपचुनाव होंगे वो भी हम आपको विस्तार से बताते हैं। टुंडला, स्वार, बांगरमऊ, मल्हनी में उपचुनाव होना है। देवरिया सदर सीट, घाटमपुर में भी उपचुनाव होगा। बुलंदशहर, नौगावा, सादात में उपचुनाव के लिए सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है। तो देखना होगा कि आखिरकार इस बार जनता का मूड किसकी तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, जनता का रुख क्या है। ये उपचुनावों में ही बहुत हद तक कहीं ना कहीं क्लियर हो जाता है, जिससे आगे के होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम दल अपनी तैयारियां करने की शुरुआत कर देते हैं कि आखिरकार जनता का मूड इस समय कहां पर जा रहा है। तो सभी फिलहाल अगर समीकरण देखा जाए तो ब्राह्मणों को लेकर जिस तरीके की राजनीति यूपी में हो रही है, अपराध एक बड़ा मुद्दा है जिसको विपक्ष लगातार उठा रहा है। अब देखना यही होगा कि आखिरकार जनता का रुख इस बार किधर जाता है। चलिए, तो क्या तैयारियां हैं आखिरकार तमाम दलों की उपचुनाव को लेकर। हालांकि तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन सीधे तौर पर जब चुनाव से पहले उपचुनाव होते हैं तो यह समझ में आ जाता है कि आखिरकार जनता इस समय क्या सोच रही है, जनता का मूड इस समय किधर है। और जिस तरीके के समीकरण यूपी में बदलते हैं और बनते हैं, उससे यह अंदाजा लगाना बेहद मुश्किल होता है कि आखिरकार जनता इस बार किसके पक्ष में दिखाई दे रही है। फिलहाल तमाम खास मेहमान इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे। बीजेपी से दिनेश सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, धर्मवीर चौधरी जी नेता बसपा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कपिल श्रीवास्तव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ में मौजूद हैं। चलिए दिनेश जी, आगाज मैं आपसे ही करना चाहूंगी, चूंकि आपके लिए बहुत बड़ी ये अग्नि परीक्षा होने वाली है। उपचुनावों को हल्के में लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि आगे जनता का रुख क्या है, आपकी स्ट्रैटेजीज क्या है, जनता किस मुद्दे पर ज्यादा फोकस कर रही है, किस मुद्दे को ज्यादा देख रही है, इन तमाम चीजों का एनालिसिस आपको उपचुनाव में ही करने को मिलता है। और इस समय जिस तरीके की परिस्थिति, कोरोना, ऊपर से अपराध चरम पर है, ऊपर से ब्यूरोक्रेट्स पर तमाम सवाल हैं, चाहे वो एसएसपी हो, पुलिस हो, डीएम हो, तमाम ऐसे अभी तक कुछ कार्य ऐसे हुए हैं यूपी में जिससे आपकी सरकार सवालों के घेरे में रही है। तैयारी कैसी है सर, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने होंगी? सृष्टि जी, निश्चित तौर पर जो भी दल राजनीति में हैं तो सबका काम होता है चुनाव लड़ना जी। चाहे चुनाव आम चुनाव हो, चाहे वो बाई इलेक्शन का चुनाव हो। और भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो अपनी चुनावी तैयारी सिर्फ चुनाव आने पर नहीं सृष्टि जी, बल्कि पहले दिन से ही हम करते हैं। एक चुनाव अगर समाप्त हो जाता है तो हम दूसरे दिन से ही दूसरे चुनाव की तैयारी करते हैं। और कुछ बाकी दल ऐसे हैं कि जब चुनाव आ जाता है तब वो मैदान में दिखते हैं और सिर्फ शायद वो चुनाव लड़ने का ही काम करते हैं, बाकी जनता जनार्दन के लिए उनसे कोई मतलब नहीं होता है। तो भारतीय जनता पार्टी हर समय अपनी तैयारी में रहती है। और बार बार आपके चैनल पर भी मैंने कहा है कि छात्र कई तरह के होते हैं। एक छात्र होते हैं जो 365 दिन मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद अगर उनको जरूरत होती है तो ट्यूशन भी करते हैं, कोचिंग भी करते हैं और टेक्स्ट बुक भी पढ़ते हैं। कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो एग्जाम आने पर सिर्फ सीरीज लेकर पढ़ते हैं। कुछ ऐसे छात्र होते हैं जो नकल के सहारे रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 365 दिन मेहनत करने वाले छात्र के समान है। हम सारे चुनावों की तैयारियां और हमारा काम, ठीक है, हम सरकार बनाने का काम करते हैं। सरकार बनाने के बाद साथ साथ समाज का निर्माण कैसे हो, समाज निर्माण के साथ हम सरकार का निर्माण करते हैं। दिनेश जी, आपको नहीं लगता कि हर बार के चुनावों से बहुत इतर तस्वीर इस बार है, बहुत विपरीत परिस्थितियां इस समय आपके सामने? सिर्फ चुनावों की तैयारी और आम जन के मुद्दे ही नहीं है केवल, आपके पास में समय कोरोना को लेकर जिस तरीके की हाहाकार मची हुई है यूपी में, स्वास्थ्य सेवाएं जिस हद तक आपने सुनिश्चित किया था कि वो बेहतर रहेंगी, उस हद तक वो सेवाएं बेहतर नहीं रही यूपी में। इस बात को आप नकार नहीं सकते। टीम 11 की बैठक भले ही डेली होती हो, भले ही आप आदेश डेली देते हो, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बद से बदतर होती जा रही है जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। तो ये चुनौतियां कहीं ना कहीं आपके इन चुनावों को बहुत ज्यादा विपरीत बनाएंगी, जो भी पिछले चुनाव अभी तक हुए हैं सर।
नहीं सृष्टि जी, ऐसा नहीं है। मैं भी अभी जब बात कर रहा हूँ तो मैं भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में बैठा हूँ कि देखिए, अगर पूरे देश में देखा जाए तो सबसे अच्छा काम सारे मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया है। मैं नहीं कहता हूँ कि किसी मुख्यमंत्री ने अच्छा काम नहीं, सारे मुख्यमंत्रियों ने अच्छा काम किया, लेकिन उसमें सबसे अच्छा काम अगर कहीं पर हुआ है तो माननीय योगी जी ने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे अपने लोगों को दूसरे महानगरों से निकालकर प्रदेश में लाने की बात हो और चाहे यहाँ पहुंचने के बाद उनकी चिंता करने की बात हो, ये अगर आप देखिए तो एक एक पल माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने देश की, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही अपने काम को उन्होंने, अपने समय को उन्होंने न्यौछावर कर दिया है। सिर्फ ऑफिस पर बैठ के काम नहीं किया उन्होंने। चलिए दिनेश जी, मैं आऊंगी इस मुद्दे पर, हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन सिर्फ मुख्यमंत्री के काम करने से सिस्टम नहीं चलता है। ये आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री की भी एक सीमा है, एक हद है कि वो तैयारियां देख सकते हैं, वो ऑर्डर दे सकते हैं, वो आदेश दे सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट कराना जिसके हाथ में है, वो भी अगर मुख्यमंत्री की तरह सक्रियता दिखाता तो शायद हम इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करते कि क्या बद से बदतर हालात स्वास्थ्य सेवाओं के हैं, क्योंकि सिर्फ मुख्यमंत्री ही पूरे के पूरे सिस्टम को नहीं सुधार सकता है सर, एक एक व्यक्ति महत्वपूर्ण होता है। तो चुनौतियां इस बार बहुत अलग होने वाली हैं आपके सामने, आप ये बात माने या ना माने। हमारे साथ में डॉक्टर उमा शंकर भी जुड़ चुके हैं कांग्रेस से, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन कपिल जी, धर्मवीर जी हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। कपिल जी, क्या मुद्दे होने वाले हैं इस बार, क्योंकि इस बार तो विपक्ष के पास में बहुत सारे मुद्दे हैं जो वो इस उपचुनाव में उठा सकते हैं, क्या तैयारी आपकी तरफ से है? सृष्टि जी, अजीब सी कान में आवाज आ रही है, उसको ठीक करा दे। हाँ, ठीक है जी। सृष्टि जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अभी दिनेश सिंह जी ने कहा कि वो, उनकी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा चुनाव में ही रहती है, चुनाव के लिए तैयार है। यानी ये सिर्फ चुनाव के लिए तैयार रहते हैं और देश और प्रदेश के लिए ये काम नहीं करते, केवल ये बूथों पे काम करते हैं। तो हकीकत ये अपनी बता रहे हैं और ये अपनी चीज कहीं ना कहीं से छिपा रहे हैं, क्योंकि जिस वादा को लेकर के, जिस वादे को कह करके ये उत्तर प्रदेश के अंदर 2017 में आए थे, वो जंगल राज इन्होंने किस तरीके से कायम किया है, इस देश की जनता देख रही है, इस प्रदेश की जनता देख रही है। ये हर नीति पे, चाहे रोजगार देने की नीति रही हो वो भी फ्लॉप हो गई, उद्योग नीति रही हो वो भी फ्लॉप हो गई, माने कोई भी इनकी ऐसी नीति नहीं है। आज भी गन्ना किसानों का 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है इनके ऊपर, और कोविड के अंदर जिस तरीके से इन्होंने महामारी को बढ़ाने का काम किया है, आज महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पे है और मौतों में भी। तो आप देखिए जिस तरह की अव्यवस्था कोविड अस्पतालों के अंदर आई है। अभी आपने देखा होगा कि केएमयू जो मुरादाबाद के अंदर है, उसमें लगातार 3 लोगों ने, एक ब्रांच मैनेजर बैंक का और एक सिपाही और एक महिला, ये 3 लोग आत्महत्या कर लेते हैं। कुछ लोग भागते ऊपर से कूद जाते हैं। इनकी ये वो व्यवस्था है जो कुव्यवस्था वो सबके सामने है, जिस पर मजिस्ट्रियल जांच बैठी है और समाजवादी पार्टी उस पर न्यायिक जांच की बात कर रही है। और हकीकत यही है कि इन्होंने हर तरफ अराजकता मचा रखा है और इन्हीं के कई विधायक और सांसद इस बात का आरोप लगाए हैं कि पहले से कहीं ज्यादा भ्रष्टाचार योगी सरकार में बढ़ गया है। जो उन्होंने बताया कि 4% से 8% का कमीशन मंत्री सीधे ले रहा है जी। तो इस तरह की इनकी कार्यनीति है, जनता देख ली है और इस उपचुनाव में वो माकूल सबक सिखाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है धर्मवीर जी, 8 सीटों पर किसकी ठाठ होने वाली है, क्या तैयारी है आपकी? हमारी तैयारी तो पूरी है, पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और इस डबल इंजन की जो सरकार है देश में और प्रदेश में, इसको हम बिल्कुल फेल करेंगे। मैं आपके माध्यम से बीजेपी के जो प्रवक्ता अभी यहाँ पर प्रवचन दे रहे थे जी, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि ये बताएं, मुझे आप 10 सेकंड दीजिएगा जरा, मैं इनकी पोल खोलता हूं अभी, और देश की जनता, प्रदेश की जनता आपके चैनल को देख रही है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं कि ये बताएं कि मेड इन इंडिया क्यों फेल हुई, काला धन का मामला क्यों फेल हुआ, 15 लाख रुपए क्यों फेल हुए, 2 करोड़ लोगों को रोजगार के मामले में क्यों सरकार फेल हुई, बुलेट ट्रेन क्यों नहीं चली, स्मार्ट सिटी क्यों नहीं बसे,
नोटबंदी क्यों फेल हुई, महंगाई क्यों इतनी बढ़ी हुई, सस्ता तेल भारत की जनता को, प्रदेश की जनता को क्यों नहीं मिला, भ्रष्टाचार मुक्ति प्रदेश और देश क्यों नहीं हुआ, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की जंगल राज में कैसे तब्दील हो गई, नारी सुरक्षा, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का खोखला नारा देने वाले बेटी की अस्मिता को क्यों नहीं बचा पाए, गंगा सफाई क्या 1 किलोमीटर भी हुई, 10 के बदले में 1 के बदले में 10 शीश मांगने वाले बड़बोले प्रधानमंत्री क्या एक भी शीश काट पाए, स्वस्थ भारत कहां चला गया, और ये जो किसानों को फसलों का 1.5 गुना मूल्य देने की बात सरकार करके आई थी, उसका क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से ये पूछना चाहता हूं कि देश नहीं बिकने दूंगा, और पूरे देश के संसाधनों को प्रधानमंत्री जी ऐसे बेच रहे हैं जैसे इनके पिताजी के संस्थानों, और योगी जी के राज में जो आज मजदूर, किसान, दलित सभी पिस रहे हैं। ठीक है, चलिए धर्मवीर जी हम जवाब लेंगे आपकी बातों का, आपके आरोपों का जवाब लेंगे। आप पूरे 6 साल की पोथी लेकर आए, मुझे लग रहा है आप पूरे 6 साल के मैनिफेस्टो को लाकर यहाँ पर रख रहे हैं। ये कोई, आप लोग समझ लीजिए, ये बात एनालिसिस के लिए डिबेट की जाती है, पॉलिटिकल भाषणों के लिए डिबेट नहीं होती है सर। पॉलिटिकल भाषण लिखकर मत लाया करिए कि आप 6 साल का मैनिफेस्टो यहाँ पर गिना रहे हैं, तो कृपया करके मुद्दे पर रहकर और सटीक बात करें, बेहतर रहेगा। मैं आपके तमाम आरोपों का दिनेश सिंह से जवाब लूंगी, उससे पहले उमाशंकर पांडे हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। उमाशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका। हालांकि कांग्रेस पार्टी बहुत जद्दोजहद कर रही है इस समय अपनी जगह बनाने के लिए यूपी में। इस बार बहुत सुनहरा मौका है उपचुनाव को लेकर, क्या तैयारी है सर? देखिए, निश्चित रूप से चुनाव तो वो की नहीं है, बात इस समय उत्तर प्रदेश की मौजूदा परिस्थितियों की है। जिस तरीके की उत्तर प्रदेश में रूप से चिंताजनक है और बेहद ही गंभीर है। चाहे हम कोरोना की बात कर लें, लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, आईसीयू से लेके सारे बेड फुल हैं, सरकार की कोई व्यवस्था नहीं कर पा रही है और लोग चिकित्सा के अभाव में मर रहे हैं। अगर हम कानून व्यवस्था की बात कर ले तो कानून व्यवस्था भी आईसीयू में है, और उत्तर प्रदेश में सरकार का और पुलिस का इकबाल अपराधियों पर पूरी तरीके से खत्म हो गया, और स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि अभी लखीमपुर में आपने देखा कि एक पूर्व विधायक, 3 बार के विधायक को पुलिस की उपस्थिति में पीट कर दबंगों ने मार डाला। कुशीनगर में आपने देखा किस तरीके से पुलिस की उपस्थिति में पीट के मार डाला गया। ये जो जंगल राज कायम हो गया है, ये निश्चित रूप से गंभीर विषय है, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता सभी मुद्दों पर फेल और असफल इस सरकार को देख रही है। प्रवीण सरकार है, धरातल पर इनका कोई काम नहीं पसंद है। जनता त्राही त्राही कर रही है, चाहे वो महंगाई की बात हो, चाहे वो अपराध की बात हो, चाहे वो कोरोना संक्रमण की बात हो, और मुख्यमंत्री की आत्ममुग्धता के शिकार होके उत्तर प्रदेश के कायम जंगल राज को रामराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं विधानसभा में। इससे ज्यादा अहंकार की बात और क्या हो सकती है। तो जनता इसको देख रही है सृष्टि जी, और निश्चित रूप से जनता आगामी उपचुनाव में इसका जवाब देगी। और इसके पहले जो उपचुनाव हुआ था 11 सीटों का, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बड़ी तेजी से नीचे गिरा था, और 3 सीटें ये हार गए थे। अपनी 3 सीटें इन्होंने गंवा दी, और यही हाल जो है इस उपचुनाव में भी होगा, क्योंकि जनता इनके झूठ के गुब्बारे को समझ गई है, और उसको तोड़ने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए जनता तैयार है। ठीक है, दिनेश जी, मैंने सृष्टि जी तीनों लोगों को सुना है, तो निवेदन है कि तीनों लोग जो जो बातें उठाए हैं प्रश्न, उनका जवाब ले लेंगे, बीच में बोलेंगे नहीं। बोलिए। सबसे पहले मैं उमाशंकर जी से ये बात शुरू करता हूं, इन्होंने अपनी बात अंत में रखी है कि कैसे जमीन खिसक गई है। अरे जमीन किसकी खिसक गई? उसी उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हम लोग कर रहे हैं। कैसे यहाँ पर भाई बहन और माँ सबकी यहाँ जमीन खिसक गई थी, राहुल गांधी की कैसे यहाँ करारी हार हुई थी। अगर इतना ही काम आपने किया होता तो अपने युवराज तक की सीट आप नहीं बचा पाए। आप बराबर यही बात करते हैं
सुपड़ा साफ हो गया उत्तर प्रदेश में, कहीं रह नहीं गए। अरे दिनेश जी, तो जरा एक मिनट, बीच में मैं बोलता नहीं हूं, राज्यों मैंने एक शब्द में नहीं बोला। लगातार चुनाव हारे जरा हैं। एक मिनट, जरा रुकिए ना एक मिनट। आप 7 राज्यों में लगातार चुनाव हारे हैं। जनता ने आपको नकार दिया, आरोप लगा रहे पूरे देश के अंदर नकार दिया। जरा सुन लीजिए, प्रदेश की जनता भी आपको नकार देगी। दिक्कत हो जाती है। बाई इलेक्शन तो ये मेरी बात सुन लीजिए, फिर आरोप लगाइएगा। ये तू मैं की कौन सी चर्चा होती है? जरा सुन लीजिए, फिर आरोप लगाइएगा। दूसरी बात नहीं, पहले एक मिनट सुन लीजिए दिनेश जी, आप भी एक मिनट सुन लीजिए। बातचीत करते हुए बात की मर्यादा अगर आप भूलेंगे तो फिर डिबेट नहीं हो पाएगी। डबल इंजन की सरकार में प्रधानमंत्री को क्या संज्ञा देंगे? एक प्रधानमंत्री जो खुलेआम झूठ बोलता है, देश की जनता को के सामने झूठ बोलता है, तो कहता है चाइना में हमारे सीमा में है, न किसी पोस्ट पर कब्जा है, उस पर आप क्या बोलिए? ऐसे झूठे प्रधानमंत्री। उमाशंकर जी, धर्मवीर जी और दिनेश जी, देखिए ये आप तीनों लोग बात समझ लीजिए कि यहाँ सर्टिफिकेट नहीं बट रहा है कि कौन झूठा है, किसकी जमीन खिसक गई है, किसके माँ बाप और भाई बहन का क्या हो गया है। ये सर्टिफिकेशन यहाँ पर नहीं चलेगा सर। ये आप तीनों लोग से मैं हाथ जोड़कर गुजारिश कर रही हूँ कि ये सर्टिफिकेशन यहाँ नहीं चलेगा। आप लोग अपनी अपनी बात करिए, क्या तैयारी है आपकी, कैसे आप चुनाव में जाने वाले हैं। जनता के हित की बात कोई नहीं करता यहाँ बैठ के, यहाँ जनता के हित की बात कोई नहीं करता कि जनता के हित के लिए हम क्या करेंगे। यहाँ एक दूसरे की टांग खींचने के लिए आप लोग बैठ जाते हैं। आप बेहतर होगा कि अपनी स्ट्रैटेजीज, अपने क्या आपका मोटो होगा, क्या आपका एजेंडा होगा, जनता के लिए आप क्या करेंगे, समाज के लिए आप क्या करेंगे, कृपया करके इस बारे में बात करिए। आपको मौका मिलेगा रैलियां करने का, वहां जाकर ये आप भाषा का, ऐसी भाषा का इस्तेमाल करिएगा रैली में, यहाँ पे मत करिए। यहाँ एजेंडे पर बात करिए, क्या एजेंडा होने वाला है आपका। दिनेश जी अब जवाब दीजिए। क्या होगा वही मैं बता रहा हूँ। अब सृष्टि जी दिक्कत क्या, अभी तक चर्चा हम अपनी बात रख दिए होते, लेकिन बीच में कूद पड़ने की आदत है। मैं ये कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की जनता सब देख रही है। यहाँ उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस के भी शासन को देखा है, समाजवादी पार्टी अभी अभी गई सत्ता से बाहर, उसको भी देखा है, और बहन मायावती का शासन भी देखा है, कैसे लूटन चल रहा था। उसके परिप्रेक्ष्य में लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के शासन सुशासन को देखा था, और उसी सुशासन के तहत उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी सत्ता सौंपी थी। और जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, जिस मुद्दे पे अभी अभी हाल में अभी कल की रिपोर्ट आई है, ईज एंड डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है। आप कैसी बात कर रहे हैं? लॉ एंड ऑर्डर में क्या उत्तर प्रदेश आज फेल है? आज अपराधियों के हौसले पस्त हैं, और हमारे विरोधी पक्ष के लोग इसीलिए आरोप लगा रहे हैं ना कि जंगल राज में घूम नहीं पा रहे हैं। जंगल में यहाँ कानून का राज है, माननीय योगी जी का राज है। आज हम विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, और पूरी दुनिया में कोरोना महामारी सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं है, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में। दिनेश जी देखिए, अब विपक्ष को कोसना आपको शोभा नहीं देता है कि आप ऐसे स्तर पर आकर, ऐसे समय पर पहुंचकर आप अगर विपक्ष को कोसें कि हाँ इन्होंने जंगल राज कायम करके दिया था और हमने राम राज्य में तब्दील कर दिया, तो ये गलत फहमी होगी सर, ये आपकी गलत फहमी होगी। अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसके कुछ आधार है, उसके कुछ आधार है सर, उसके आधार है, और उसका जवाब समझदारी से देना पड़ेगा। उसका जवाब आप ये नहीं देंगे, उसका जवाब आप ये नहीं देंगे कि आपने रामराज स्थापित कर दिया। कोई रामराज नहीं है यूपी में, तो जवाब तो आपको देना पड़ेगा सर। दिनेश जी सुन लीजिए सर, ये बच्चों का खेल नहीं चल रहा है कि अगर आपसे कोरोना को लेकर सवाल पूछा जाए तो आप कहते हैं पूरी दुनिया में कोरोना है, तो यूपी में भी कोरोना है। अब उसको कम नहीं किया जा सकता, उसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन जो आपकी गाइडलाइंस है, जो आपके प्रोटोकॉल है, वो कौन पालन करवाएगा उसका? आपका स्वास्थ्य सिस्टम जो आपने कागजों पर दिखाया है वो जमीन पर नहीं है। ये हकीकत मान लीजिए सर, जो आपने कागजों पर दिखाया है वो जमीन पर नहीं है, वो नहीं सुधारा गया तो स्थिति बद से बदतर होगी सर। ये कह देना कि वहां पर हमसे ज्यादा है, वहां पर हमसे ज्यादा लोग मर रहे हैं, ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं होगा सर। आपके लिए ये चुनौती है। वहां मर रहे हैं, हमने कहा जिस तत्परता से उत्तर प्रदेश ने काम किया है, आज पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान में है। कोविड से लड़ने में जिस तरह की स्ट्रेटजी उत्तर प्रदेश में सरकार ने किया है, और जिस प्रकार की तत्परता माननीय योगी जी ने खुद निभाई है,
आज पूरे देश में उसकी सराहना हो रही है। दिनेश जी, देश की सराहना या विदेश की सराहना से क्या कर लेंगे आप ये बताइए? लोगों की जान नहीं बचेगी कि तो देश की सराहना का मेडल गले में लगाकर घूमेंगे आप, वो मेडल अपने दफ्तर में लगाकर घूमेंगे आप कि WHO ने हमारी सराहना लॉकडाउन के समय कर दी, तो वो मेडल लगाकर हम अपने दफ्तर में बैठेंगे और जमीन पर काम करना भूल जाएंगे। वो मेडल लगाकर हम बैठेंगे और जमीन पर काम करना भूल जाएंगे। सवाल अगर विपक्ष से पूछा जाएगा तो आपसे भी पूछा जाएगा सर, आपसे भी पूछा जाएगा, आपको बराबरी का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि जब जनता ने आपको चुना, आपको अपने सर पर बिठाया, तो ये कहने के लिए नहीं बिठाया कि पिछली सरकार में ये होता था और हमारी सरकार में ये, और आप कंपैरिजन खत्म है सर, टाइम खत्म आपका। नहीं दृष्टि, जब आप उजाले की बात करेंगे तो अंधेरे से आप कंपैरिजन करना पड़ेगा कि हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अगर ठीक हुआ है तो हम तुलना करेंगे पिछली सरकार से ना, ऐसे कैसे हो सकता है? सर इधर 2 से 3 महीने में लॉ एंड ऑर्डर की क्या परिस्थिति है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। 1000 डिबेट आप कर चुके होंगे लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। धर्मवीर जी, उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। धर्मवीर जी, समाजवादी पार्टी और बहुजन सृष्टि जी, कांग्रेस के लोग चाह रहे हैं कि उत्तर NCRB के आंकड़े ये कहते हैं कि प्रदेश में महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अत्याचार अगर भारत में कहीं हुए हैं तो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। अगर दलितों के ऊपर कहीं सबसे ज्यादा अत्याचार हुए हैं, ये NCRB की रिपोर्ट है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, तो वो उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चलती बसों के अंदर बहन बेटियों के साथ में बलात्कार की घटना हो रही है, 3-3 बार के MLA मारे जा रहे हैं। पिछली गुंडा राज की सरकार थी सपा, और ये जंगल राज की सरकार है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में जंगल राज चल रहा है। आज 100 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हो चुकी है प्रदेश के अंदर 100 दिन के अंदर, और आमजन की तो आप बात छोड़ दीजिए। जो योगी जी को 2017 में अनुप्रिया पटेल, राजभर, जाट समाज के लोग और ऐसे OBC के वोट मिले थे, अब वो इनसे सब छिटक के दूर जा चुके हैं। आज मुस्लिम समाज के लोग, दलित समाज के लोग, OBC के लोग, ये सब बदला लेने के लिए बैठे हैं। आज कोरोना महामारी में इन्होंने जो मजदूरों की हालत की है देश के प्रदेश के अंदर, वो पूरा प्रदेश देख रहा है। चलिए ठीक है दिनेश जी, धर्मवीर जी, हम वापस आएंगे, लौट कर वापस आएंगे। धर्मवीर जी, जी हाँ, तो क्या उपचुनाव से 2022 की राहें साफ होती हुई नजर आएंगी कि इस बार आखिरकार जनता का रुख किस ओर है? ये उपचुनावों से कहीं ना कहीं साफ होता हुआ दिखाई देगा। तमाम खास मेहमान चर्चा के लिए लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। धर्मवीर जी, आपके तमाम आरोप थे अपराध को लेकर, खास तौर पर कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न किया गया, ब्राह्मणों पर किया गया, मुसलमानों पर किया गया, लेकिन आप जब अपराधियों की बात करते हैं, और कुछ दिन पहले ही हम चर्चा कर रहे थे और आप मुख्तार अंसारी को मसीहा बता रहे थे कि मुख्तार अंसारी एक मसीहा है, मुख्तार अंसारी निर्दोष व्यक्ति है, और उसे सीधे तौर पर एक रणनीति के तहत में, क्योंकि वो अंसारी है, कोट किया था आपने, इसीलिए उसको जेल में भेजा गया। जेल में तो पहले से है, लेकिन जो भी उनकी जमीनें और अवैध अतिक्रमण उनके जो भी ध्वस्त किए गए थे, उसको लेकर आपने ये बयान दिया। तो आखिरकार अपराधियों को लेकर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? जो अपराधी है वो अंसारी हो या पांडे हो या शुक्ला हो या निषाद हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो अपराधी है ना। धर्मवीर जी, सृष्टि जी, ये तो आप अजय सिंह बिष्ट जी से पूछिए कि चुलबुल सिंह क्यों बाहर है, ब्रजभूषण शरण सिंह क्यों बाहर है, धनंजय सिंह क्यों बाहर है, इनके जो साथी हैं उनके ऊपर गैंगस्टर कब लगेगा? ये बहुत सारे अपराधी बाहर हैं, राजा भैया बाहर है। हाँ। ये क्यों कुलदीप सेंगर के मुकदमे वापस लेने की बात करते हैं? ये जो है पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी के मुकदमे वापस लेने के लिए क्यों पत्रावली चलाते हैं? अपराधियों को क्यों महिमा मंडित करते हैं? क्यों ये अपराधियों को बढ़ावा देते हैं? नहीं धर्मवीर जी, मेरा सवाल आप समझे नहीं, मेरा सवाल आप समझे नहीं। आप सवाल सुनिए पहले, आप सवाल सुनिए पहले, मेरा सवाल आप समझे नहीं। आपके ये सवाल है बिल्कुल जायज हैं, आपके ये सवाल बिल्कुल जायज हैं, 110% आप ये सवाल पूछिए, लेकिन मुख्तार अंसारी को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को आप क्लीन चिट कैसे दे सकते हैं? क्योंकि वो आपकी पार्टी के थे, इसलिए आप उनको क्लीन चिट दे रहे हैं कि वो निर्दोष व्यक्ति है, वो अंसारी है, वो मुसलमान है, इसलिए उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे जो इतना बड़ा गैंगस्टर, पुलिस कर्मचारियों का हत्यारा, उसको लेकर आप कहते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है।
आप इनसे सवाल जो पूछ रहे हैं वो जायज है, लेकिन आप ये दोगला चेहरा मत दिखाइए। ये आप जनता को दिखा रहे हैं सर, ये आप जनता को साबित कर रहे हैं कि आप एक अपराधी के साथ में खड़े हैं। वो जनता जो मुख्तार अंसारी से प्रताड़ित रही है, आप उसको क्या मुंह दिखाएंगे चुनावों में जाके कि मुख्तार अंसारी बहुत भला आदमी था और बीजेपी ने उसके ऊपर ऐसे ही कार्रवाई कर दी। सर तो ये दोहरे मापदंड मत रखिए। आप जो सवाल उठा रहे हैं बिल्कुल आप पूछिए, लेकिन मुख्तार अंसारी को मसीहा बताकर आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं। जनता को आपको भी मुंह दिखाना है, सरकार बनाने का सपना आप जो देख रहे हैं। चलिए, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, रमेश ठाकुर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन दिनेश जी, इससे पहले जवाब। नहीं, बिल्कुल। देखिए, जो इन्होंने आरोप लगाया, अभी तमाम इन्होंने नाम लिया, मुझे एक नाम बता दिए जिसके साथ सरकार खड़ी हो। अभी ये नाम ले रहे थे, कहीं उसे धनंजय सिंह का भी नाम लिए, अभी वो जेल से बाहर आए। अगर जाते हैं, सरकार कार्रवाई करती है, जेल में जाते हैं, जेल से अदालत उनको छोड़ देती, सरकार क्या करे? और पहली बार है सरकार जब इस तरह के लोगों पर कार्रवाई शुरू हुई है, चाहे आजम खान हो, आजम खान आज कहाँ है? चाहे उनके लड़के अब्दुल्ला हो, आज वो कहाँ है? चाहे वो अतीक अहमद हो, कहाँ है? आज ऐसे लोगों पर कार्रवाई पहली बार उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। बाकी ये भी सत्ता में थे, क्या करते थे? तब तो मुख्तार अंसारी को मसीहा बताएंगे और इनका नारा होता था। दिनेश जी, आजम खान कहाँ है और मुख्तार अंसारी कहाँ है, ये सबको पता है। चिन्मयानंद कहाँ है? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे इस बात का? चिन्मयानंद कहाँ है? क्या आपकी पार्टी में जिन लोगों पर आरोप है वो कहाँ है? उनको क्यों नहीं पहुंचाया गया जेल में? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये विपक्ष का सवाल, जवाब आप दीजिए। हाँ, बिल्कुल मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जिसका नाम ले रही हैं, हाँ। उनके खिलाफ FIR हुआ, हाँ। सरकार ने कार्रवाई की, आपने उस लड़की को जेल में डाल दिया सर। जिस लड़की ने FIR लिखवाई वो लड़की जेल में है। जमानत देने का काम किसका है? सरकार का काम है, अदालत का काम है। मुकदमों को वापस लेने के लिए पत्रावलियां शासन से प्रशासन को भेजी, ADM सिटी की संस्तुति हुई कि इनका मुकदमा वापस ले लिया जाए, और जो विक्टिम परिवार था आपने उसको जेल में भेज दिया। और चिन्मयानंद 302 के मुख्यमंत्री स्वयं है, वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो अपने ही मुकदमे को एक एक करके बोलिए। देखिए, सब्जी मंडी मत बनाइए, सब्जी मंडी मत बनाइए, एक एक करके बोलिए, समझ में नहीं आएगा। कपीश बासु जी और धर्मवीर जी, कपीश बासु जी, धर्मवीर जी, मैं बार बार कह रही हूँ, सवाल उठाइए, आपका काम है उठाना, बिल्कुल पूछिए, चिल्ला चिल्ला कर पूछिए, सड़क पर जाकर आंदोलन करिए। लेकिन अपनी पार्टी के अपराधियों को संरक्षण देकर आप ये सवाल नहीं उठा सकते हैं। आजम खान को आप मसीहा बता रहे हैं, मुख्तार अंसारी को ये मसीहा बता रहे हैं। आप लोग दुआ पढ़ रहे हैं कि आजम खान कब जेल से बाहर आएंगे। आजम खान ने कितने लोगों को प्रताड़ित कर दिया, ये आप लोगों को नजर नहीं आया। तो आप लोग दोहरे मापदंड रख के राजनीति मत किया करिए। रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े, मैं उनके पास जाना चाहूंगी। रमेश जी, जिस तरीके से ये पूरा मामला देखा जा रहा है, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने आने वाली हैं और उपचुनाव को सेमीफाइनल के रूप में देखा जाता है। 8 सीटें हैं जिसमें से कहीं ना कहीं ये तस्वीर थोड़ी बहुत जरूर साफ होगी कि जनता का पाला इस समय किसकी तरफ जा रहा है या फिर जनता का रुख इस समय किसकी तरफ है। क्योंकि बीजेपी के सामने कोविड के दौर में अपराध का जिस तरीके से आंकड़ा इधर 2 से 3 महीने में बढ़ा है, चुनौतियां बहुत सारी हैं और विपक्ष के पास में मुद्दे बहुत सारे हैं। अब देखना यह होगा कि विपक्ष उन मुद्दों को किस हद तक उठा पाता है और बीजेपी उन चुनौतियों को कैसे लड़के और जीत पाती है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? इतने सारे मुद्दे हैं और विपक्ष को इस समय उठाने नहीं है, उसमें मुझे लग रहा है विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर दिखता है। अब एक उत्तर प्रदेश की राजनीति जो पूरे भारत में अगर देखी जाए तो यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो राजनीति है, वो हमेशा जाति धर्मों में बटी रहती है। कमोबेश ऐसा पूरे भारत में ही होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, एक ऐसा प्रदेश है यहाँ पे जो चुनाव लड़े जाते हैं, चाहे पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो या कोई भी चुनाव है, उनमें जाति पूरी तरीके से हावी रहती है। अब जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, उन्होंने एक मुद्दा उठा रखा है कि जो प्रदेश सरकार है वो ठाकुरों की ज्यादा सुनती है और दूसरे जो जाति के लोग हैं, पंडित वगैरह, उन लोगों की नहीं सुनती है। तो ये चीजें पहले भी होते आई है। अब नई पार्टी का कोई अगर व्यक्ति आगे ये चीजें उठा रहा है तो मुझे लग रहा है जो घाटी की जो राजनीति है, चाहे सपा हो गई, चाहे बसपा होगी, चाहे कांग्रेस, दूसरी पार्टियां जो है, मुझे लग रहा है वो हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। कोविड की आपने जहाँ तक बात करी,
कोविड में जब मार्च में सबसे ज्यादा बूम आता है, मार्च अप्रैल तक, वहां पे कोविड का मामला जो बहुत थमा रहता है, लेकिन जैसे ही अप्रैल खत्म हो जाता है, मई जून जुलाई से लेके अब सितंबर तक लेके इतने मामले हो रहे हैं, एक दिन में 80 से 90 लोगों की मौतें हो रही हैं, 4 से 5 हजार के लोगों के संक्रमित होने की ये चीजें आ रही हैं। शुरुआत में आपने कहा कि हम लोगों ने बहुत कोशिश की इसको रोकने की और उसको कोशिश भी करी, लेकिन मुझे लग रहा वो चीजें सामने निकल के नहीं आ पाई है। अब हर दूसरे दिन प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। अगर पिछले मुकाबले हम देखें, 2 साल के मुकाबले देखें, तो ये साल ऐसा है जो जनवरी से स्टार्ट हुआ है तो इतनी सारी चीजें अनहोनी हुई हैं जो मुझे लग रहा सरकार को भी नहीं पता था। हालांकि देखो, हम सरकार के ज्यादा एक तौर पे पूरा दोषी नहीं कह सकते हैं। योगी जी पूरी तरीके से सतर्क है, लेकिन होता क्या, जब निचले स्तर की जो राजनीति होती है, निचले स्तर के जो जिला प्रशासन के जो अधिकारी जो लोग होते हैं, वो मुझे लग रहा उनके ऊपर जो लगाम कसनी चाहिए वो लग नहीं पा रहे हैं। कई सारी ऐसी योजना चल रही है, कई सारी ऐसे बंदिशों की चीजें बातें कही जा रही है, मुझे लग रहा वो नीचे तक आते आते इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। उसी का खामियाजा है आज ये सारी चीजें सामने निकल के आ रही है। बिल्कुल, दिनेश जी जवाब। नहीं, अभी रमेश जी ने खुद अपनी बात में कही कि देखिए उत्तर प्रदेश की राजनीति जो है वो जातिवाद की राजनीति हुआ करती, लेकिन ये योगी जी ने और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस राजनीति को बदला है। उत्तर प्रदेश में पहले सिर्फ राज जात की राजनीति होती थी और उत्तर प्रदेश में हो या आज देश में हो, सृष्टि जी पहली बार हुआ है जो विकासवाद की राजनीति हो रही है। पहले भी लोग काम करते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग काम करते थे। समाजवादी पार्टी का शासन आता था, लोहिया गांव में काम करने लगते थे। बहुजन समाजवादी पार्टी का शासन आता था, गांव खोज लेते थे, अम्बेडकर गांव में विकास का काम होता था। आज पहली बार सरकार है, योगी जी की सरकार है, कोई बता दे कि हमारे गांव में विकास हो रहा है, हमारे गांव में नहीं हो रहा है, या फला जाति को हो रहा है, फला धर्म को हो रहा है। आपने जो प्रदेश कार्यकारिणी की टीम आपने घोषित की है उसमें भी जातिवादी आपने दिखाया है अपने आप को, एक कॉलम बना के बताया कि किस कौन कौन सी जात का है, कौन सी जाति का है, फिर वही दिक्कत हो जाती है। क्या बदमाश मैंने कहा सरकार, हम कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश जी, काम कर रही है। दिनेश जी, एक सवाल ये है कि जब आपके विधायक और सांसद खड़े हो जाते हैं कि पुलिस को गिरफ्तार किसी और को करना है, उठा के किसी और को ले जाती है, इनके संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण मिल रहा है, जब सांसद और विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो भी बहुत जिम्मेदार सतपाल सिंह, संजीव बालियान, नाम लेकर बता रही हूं आपको, जब ऐसे सांसद और विधायक सामने खड़े होकर ये बोलते हैं कि पुलिस काम नहीं कर रही है, हम बेबस हैं, पुलिस उठाना किसी और को है, लेकर किसी और को जा रही है, तब ये विवशता क्यों दिखाई दे रही है? क्या मतलब पूरी तरीके से लगाम आपकी खो चुकी है? ये 1 साल में, जैसा रमेश जी ने कहा, 1 साल में ये जो वाकये सामने आए हैं, सांसद विधायक मजबूर हैं, पीट दिया जाता है, उनको थाने में पीटा जा रहा है, इससे बुरी स्थिति आप और क्या लेंगे, और आप क्या सपा और बसपा की बात करेंगे? सर आप देखिए, निश्चित तौर पर अगर कहीं कोई कमी हो तो सवाल उठाना चाहिए, अपनी भी पार्टी के लोगों को उठाना चाहिए। वो जनप्रतिनिधि हो, सांसद है, वो विधायक है, बात नहीं उठाएंगे। वो सवाल नहीं उठा रहे थे, वो अपनी लाचारी दिखा रहे थे, वो अपनी विवशता दिखा रहे हैं सर, कि वो कितने मजबूर हो चुके हैं कि पुलिस ही उनकी नहीं सुन रही है। सरकार आपकी है, डबल इंजन की सरकार आपकी चल रही है, केंद्र में सरकार आपकी चल रही है, तो आंखें मूंद कर तो नहीं बैठा जा सकता ना सर कि काली पट्टी बांध लेंगे तो सब कुछ काला हो जाएगा। किसको उठा ले गई और किसी थाना जनप्रतिनिधि के साथ बदतमीजी की, उस पर कार्रवाई हुई, तुरंत कार्रवाई हुई। कैसी बात आप कर रहे हैं? कैसी बात आप कर रहे हैं? यही क्या कार्रवाई हुई? कहीं से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब अपराधी अपराध कर देते हैं तब पुलिस वहां खाना पूर्ति करने के लिए जाती है। आप अपराधी और पुलिसकारियों में साठगांठ अब नहीं हो रही है। इसी तरह की राजनीति हुआ करती थी ना। आज बेचैनी बिना साठगांठ के विकास दुबे पनप जाता है। लोगों में भी, वो किसी भी दल में हो, बिना साठगांठ के किसी प्रशासनिक अधिकारी का वो बंगला बनाता है। दिनेश जी, उनमें घड़बड़ाहट है, मुझे काफी लाचार नजर आ रहे हैं और नंबर आपकी जुबान लड़खड़ा रही है। अरे नंबर आएगा, सुनिए, आपसे डिबेट नहीं हो पा रही है। जुबान लड़खड़ा गई, आपके पैर लड़खड़ा गए,
नहीं बता रहे हैं सच्चाई को। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, और कभी खुशबू आ नहीं सकती आपके ये झूठे उसूलों से, झूठी बातों से। ये भारतीय जनता पार्टी बहुत ही झूठी पार्टी है और आप उसके एक झूठे कार्यकर्ता हैं। आपके मुख्यमंत्री झूठे, आपकी सरकार झूठी, आपके प्रधानमंत्री झूठे। धर्मवीर जी, प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को और दिनेश जी को कोसने से कुछ नहीं मिलने वाला है। आप यहाँ बैठकर इन लोगों को जितनी मर्जी उतनी गालियां दे लीजिए, उससे कुछ नहीं मिलेगा। जमीन पर जब तक काम नहीं करेंगे, जब तक मुद्दे नहीं उठाएंगे और जब तक मुख्तार अंसारी जैसे माफिया को आप मसीहा नहीं कहेंगे, तब तक आपका काम नहीं हो पाएगा सर। आप उसे मसीहा कह रहे हैं और आप बैठकर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को, दिनेश सिंह को झूठा और गाली दे रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं है। आपका एजेंडा क्या है, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? सिर्फ वही जातिगत राजनीति करना, वही जातिगत राजनीति करना। समाजवादी पार्टी कहती है परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तो मायावती जी कहती है हम उससे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। पूरे लखनऊ को हाथियों से ढक दिया गया, हाथियों से ढक दिया गया। अब उसके बाद आप भगवान परशुराम की उससे भी बड़ी मूर्ति लगाएंगे। विकास की बात कोई नहीं करता कि जनता के लिए योजना क्या लेकर आएंगे, जनता को मुसीबतों से बाहर कौन निकालेगा, इसकी बात नहीं करते हैं आप। वो परशुराम की मूर्ति लगाएंगे तो आप उससे बड़ी परशुराम की मूर्ति लगाएंगे। तो ये दलित, ब्राह्मण, मुसलमानों से उठकर और जनता के बारे में सोचना आप लोगों के बस में नहीं है सर। तो यहाँ बैठकर मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री को गाली देने से कुछ नहीं होने वाला। ये बात समझ लीजिए। ये बात जनता तय करेगी कि कौन लड़खड़ा रहा है, किसके पैर लड़खड़ा रहे हैं, किसकी जुबान लड़खड़ा रही है। जनता पे छोड़ देते हैं। कपील जी। देखिए सृष्टि जी, बहुत देर से मैं इंतजार कर रहा हूं अपनी बारी का। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि दिनेश सिंह जी ने एक बात ये कही थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 3 पार्टी की सरकार जनता ने देख ली थी और उसके बाद इनके सुशासन को देखकर इनकी पार्टी लाई गई। तो 15 साल तक जो आपको इंतजार करना पड़ा, इससे पहले आप मानते हैं इसके मतलब कि राजनाथ सिंह की सरकार, कल्याण सिंह की जो सरकार थी, उसने इस प्रदेश के अंदर अच्छा काम नहीं किया था, इसीलिए ये 15 साल दूर हो गए। दूसरी चीज, ये सरकार केवल दूसरों के ऊपर जबरदस्ती मुकदमे लाद रही है। आपको मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि रामपुर की जनता स्वार विधानसभा सीट पे आपको दिखाएगी कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को वो ऐसे जिताएगी कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे जमानत जब्त होने जा रही है। ये बकरी चोरी, भैंस चोरी, पुस्तक चोरी, पुस्तकालय चोरी, इस तरीके के आरोप लगाते हैं। और इनके मुख्यमंत्री के ऊपर 302 का आरोप है। इनके मुख्यमंत्री 302 के मुल्जिम है, वो हत्यारे हैं, उनके ऊपर हत्या का आरोप है, उनके ऊपर हत्या के प्रयास का आरोप है, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री पे अपहरण का आरोप है, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर पशु तस्करी का आरोप है, इनके डिप्टी मुख्यमंत्री के ऊपर मोहम्मद गौस का आरोप है, हत्या का आरोप है। ये वो लोग हैं जो सेंगर जैसे लोगों की सरकार में अपराधी के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए, एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने न जाने कितने मजलूमों की और कितने मासूमों की जमीन को हड़प के वो कॉलेज बनाया, उसके लिए इतना आक्रोश, उसके लिए इतना आक्रोश है सर। जनता के लिए कुछ कर गुजरने का ये आक्रोश होता तो शायद सत्ता में आप होते। आजम खान को बचाने के लिए इतना आक्रोश, जिसने इतनी, सर हमने अपने चैनल पर दिखाई है हकीकत, हमने अपने चैनल पर रामपुर की हकीकत दिखाई है सर। आज भी गोरखपुर के अंदर जो बाल चिकित्सालय का इन्होंने पीटा काटा है, वो भी अखिलेश यादव सरकार की देन है। नहीं, अखिलेश यादव पीटा काटने का काम किया है। ये झूठी सरकार है, ये दूसरों के किए हुए कामों का पीटा काट के उसे अपना बनाती है। इसका काम ही है, राम को जिसने चढ़ाया वो किसी को भी देश बचाने का काम करेगा। इनका काम ही है राम राम जपना पराया मान अपना। इन्होंने शुरू से यही काम किया है, दूसरे की मेहनत और कमाई को खाने का काम किया है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता काम बोलता है अखिलेश यादव की सरकार को दे चुकी है और ऐसे फर्जी लोगों को दूर रखने का काम करेगी जो कि जनता से झूठे वादे करके इस प्रदेश के अंदर आए थे और हर मामले के अंदर फेल हुए। दिनेश जी, अखिलेश यादव का किया हुआ काम आप अभी तक क्रेडिट ले रहे हैं उसका, अभी तक फीता काट रहे हैं जो अखिलेश यादव काम करके गए थे। अभी तक इतने साल बीत गए, अब चुनाव में आप जाने वाले हैं, अभी तक आप उनके काम का क्रेडिट क्यों ले रहे हैं सर? कुछ तो किया होगा आपने। क्या है सृष्टि जी, क्या है कि पिछली सरकारों का काम क्या था, शिलान्यास करके काम को भूल जाती थी। अरे अखिलेश यादव ने अस्पताल का शिलान्यास किया, ईंटें उसमें लगनी शुरू हुई।
गजब बात आप कर रहे हैं। तो दूसरी जो सरकार है ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहेगी कि अखिलेश यादव ने इसको किया था इसलिए हम नहीं करेंगे। हम सुनिए, अरे आप रंगने और पोतने का काम मत करिए। उत्तर प्रदेश की योगी की सरकार ने काम नहीं किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी तो पहला काम इन्होंने रंगने और पोतने का किया था। बातों को रंगा और पोता और उस पर समाजवादी का लोगो बनाकर चलाया। लेकिन माननीय योगी जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, वही बसें उसी कलर में आज भी चल रही हैं। वही स्कूल के जो बैग खरीद के आए थे, वही स्कूल के बैग समाजवादी पार्टी के शासन के स्कूल के बैग बच्चों को वितरित किए गए थे। ये राजनीति भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। शर्म आनी चाहिए आपको। आप रंग और रोगन करने के समाजवादी पार्टी से तो जनता समाजवादी नहीं हो जाएगी। उसके लिए आपको विकास करना होगा। उसके लिए चलिए ठीक है, मैं आऊंगी आप दोनों के पास वापस आऊंगी। रमेश ठाकुर जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमेश जी, पूरी चर्चा आप सुन रहे हैं बड़े ध्यान से। जिस तरीके से अपराध के मामले में अगर हम बात करें तो आजम खान को लेकर, मुख्तार अंसारी को लेकर और ब्राह्मण समाज को लेकर, दलित समाज को लेकर, मुसलमान समाज को लेकर कुछ उसी तरीके की तस्वीर देखने को मिल रही है जैसे चुनाव आते हैं उसके पहले अमूमन देखा गया है। कि आप इन सारे ये जो लोग हैं, मुसलमान हैं या दलित हैं या अब तो ब्राह्मणों की बहुत ज्यादा मांग हो गई है कि ब्राह्मणों को बहुत ज्यादा परेशान किया गया है यूपी में, तो पूरी की पूरी राजनीति इस बार भी इसी पर आकर अटकने वाली है, ब्राह्मण, मुसलमान और दलित। देखिए सर, मुझे लग रहा है ना इस सवाल के जवाब देने से पहले हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। तुलनात्मक तौर पे बच्चा सरकार और सरकार, इन दोनों सरकार का मौजूदा सरकार से कंपेयर करना पड़ेगा, तुलनात्मक देखना पड़ेगा। अच्छा, अब कोई नई बात नहीं है कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, मुसलमानों की हत्या हो रही है, किसी और वर्ग के लोगों की हत्या हो रही है। हत्या ऐसी इन दोनों सरकारों में भी होती रही है, समय भी ऐसे ही होता रहा। लेकिन तीनों अगर राजनीतिक दलों से पूछो, सपा कहेगी हमारी सरकार बहुत अच्छी चल रही थी, कोई कुछ नहीं हुआ। उसके बाद में बसपा से पूछो, उसके बाद बीजेपी से पूछो, तो ये सारे के सारे ऐसे बताएंगे कि हमारी जो कार्यकाल हमारा रहा बहुत अच्छा रहा। लेकिन स्थिति कमोबेश वैसी है, जो सपा के वक्त थी, जो बसपा के वक्त थी, वही बीजेपी के वक्त है। आज गन्ने किसानों का जो बकाया मूल्य है वो पहले भी वैसे ही था, आज भी वैसे ही था। आज यूरिया की इस समय किसानों की अगर हम बात करें, सबसे बड़ा जो मुद्दा है इस समय, अब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत नीचे आ चुकी है, लेकिन कृषि ऐसा क्षेत्र है जिन्होंने कंट्रीब्यूट करा, जिन्होंने चीजें रख रखा है, उस पर एक कोई चर्चा नहीं हो रही है, कोई पॉलिटिशियन उस पर बात नहीं कर रहा है। वही किसान देखो, किसान कितना परेशान है, कितना भागा है। आज उनके खेतों में फसलें पड़ी हुई है, उस फसल को उगाने के लिए यूरिया की इतनी स्टार्टिंग है, सबसे ज्यादा यूपी के अंदर, कोई बोलने को राजी नहीं है। जो बड़े मुद्दे हैं, जो जमीनी मुद्दे हैं, उससे तो आप टच नहीं कर रहे। एक किसी ब्राह्मण की हत्या हो गई, सपा वाला कह रहा है कि राजनीति चमकाने के लिए कि वो ब्राह्मण की हत्या हो गई है। अब वो ब्राह्मणों को बरगलाने के लिए 18 महीने के चुनाव के रहे, उसके बाद में आप उनको अप्लाइज करते कि हमें दो, हमें जिताओ, उसके बाद में हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, किसी ब्राह्मण को नहीं मारेंगे, उनको हम लोग एक कर देंगे। तो ये राजनीति इस तरह की नहीं चलेगी। आप ऐसी व्यवस्था करो जिसमें सब समाज, हर एक व्यक्ति, हर एक जाति प्रथा वाला आदमी सुरक्षित रहे। ऐसा कोई दे रहा है इस तरह की कोई गारंटी दे रहा है? मुझे लग रहा कोई पार्टी वाले इस तरह की गारंटी नहीं दे रहा। हाँ, बस डिबेट कर लो और घरों में बैठ के ट्विटर कर दो, फेसबुक पे ये सारी चीजें अपनी जो अंदर की बढ़ा कर बोले कर लो, बस। इसके अलावा कोई कुछ नहीं कह रहा। ठीक है, धर्मवीर जी। सृष्टि जी, बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश की जनता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के लॉ एंड ऑर्डर शासन को याद कर रही है और हम सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे के साथ में प्रदेश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं मैं आपके माध्यम से कि इस प्रदेश में कानून का राज होगा, बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित रहेगी और आम जन भी सुरक्षित रहेगा। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आइए और 2022 से पहले इस 22 बाई इलेक्शन में प्रदेश की जनता बहुजन समाज पार्टी को एक तरफा मैंडेट देगी और हमारे प्रत्याशी इस सरकार के नुमाइंदों की जमानतें जब्त करवा देंगे। ऐसे ही बोल दिनेश जी, देखिए, मुंगेरी लाल के सपने समाजवादी पार्टी भी देख सकती है, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी देख सकती है। उत्तर प्रदेश की जनता को याद है कि बहुजन समाजवादी पार्टी में कैसे थानों से उगाही होती थी,
कैसे जिलों के तमाम कार्यालयों से उगाई होती थी, कैसे कैसे गुंडे अपराधी प्रवृत्ति के लोग कैसे थानों में घुसकर बदसलूकी करते थे, थानों के सामने लोगों की हत्याएं हो जाती थी, माँ बहन कैसे सुरक्षित नहीं रहती थी। और इनके एसपी, डीएसपी और डीएम अजय सिंह बिष्ट जी के रिश्तेदार हैं सारे, उसमें संलिप्त रहते थे। और आज ये कारोबार ट्रांसफर और पोस्टिंग एक दो बन गया था, कैसे माफिया राज प्रदेश में हो गया था। आज मंत्रियों के जैसे जनता पार्टी प्रदेश में नहीं मिलेगी, कहीं दूसरी जगह जाना पड़ेगा। मौतों पर, हत्याओं पर राजनीति करते हो, आगे बिहार में कह रहे हो कि ना भूलने देंगे, ना भूलेंगे सुशांत सिंह को। हत्या और मौत पर राजनीति कोई और क्या सीखे? का काम छोड़ दीजिए। उत्तर प्रदेश को सब याद है, उत्तर प्रदेश की याददाश्त सृष्टि जी इतनी कमजोर नहीं है। हनुमान जी की जाति बताने वालों, भगवान राम की जाति बताने वालों, परशुराम की जाति बताने वालों, कांग्रेस के कुछ शर्म कर लो। तो भ्रष्टाचार की जननी थी, पोषक थी, लोग भूलेंगे नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आज योगी जी के शासन को देखकर लोगों को लग रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश ये जनता भी नहीं भूलेगी आपके कुशासन को, और उत्तर इस प्रदेश जंगल राज को। उत्तम प्रदेश बनेगा। आज योगी कीमती है और वो सब आपके खिलाफ जाएगा। अभी आने दीजिए, फिर धर्मवीर जी हम सारे लोग बैठेंगे ना उपचुनाव के बाद, आप देखिएगा कि लोगों की आप वकालत कर रहे हैं ना, सबके जवानत जब्त होंगे, आप देखते रहिए। 7 राज्यों में आप लगातार नहीं, चुनाव हारे हैं जी। 7 प्रदेशों की जनता ने आपको नकारा है और आपने जो है अपने बाहुबल से लोकतंत्र की हत्या करके, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो और चाहे वो दूसरे राज्य हो, अपने सत्ता को हथियाने का काम किया है। ये देश की जनता और प्रदेश की जनता देख रही है। चलिए कपिल जी आखिरी कमेंट, कपिल जी आखिरी कमेंट। आप उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब करना चाहते थे। बात कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जिन चुनावी नारों के साथ आई थी वो सारे फेल हो चुके हैं। जनता ने इनको हर दिशा में देख लिया है कि इनकी कोई नीतियां सही नहीं है, ये झूठ बोल करके सरकार बनाए थे और इस बार इनको सबक सिखाएंगे, क्योंकि काम बोलता हमने अपनी पुरानी सरकारें दी जिसकी आज भी ये फीते काट रहे हैं। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में आज योगी जी ने जिसका संस्थान का फीता काटा है वो भी अखिलेश सरकार की देन है। और ये झूठे लोग हैं, ये लोग अखिलियत के लोगों को फंसाने का काम करते हैं। इस पर उच्च न्यायालय ने भी मुहर लगाई है। डॉक्टर कफील के 2 साल जिंदगी के खराब करने का काम बाल हकी योगी जी ने किया है। कपिल जी, सपनों की दुनिया से निकल के हमें कभी कभी हकीकत में जीना चाहिए। अब 5 साल पूरे होने वाले हैं, उसके पहले ही अखिलेश यादव ने सब कुछ बनाकर यूपी में तैयार कर दिया था और बीजेपी ने आके खाली फीते काटे हैं। ये थोड़ा सा थोड़ा सा हमें असलियत में जीना चाहिए, थोड़ा सा जीना चाहिए। आप पूरा मत जिए, लेकिन थोड़ा सा हकीकत में आपको जरूर आंखें खोलकर देखना चाहिए। सर, सरकार क्यों चली गई, सरकार क्यों चली गई, फीता ही काटना तक आ रही सरकार क्यों चली गई? रमेश जी आखिरी कमेंट, रमेश जी आखिरी कमेंट, समय हो गया, मेरे पास समय नहीं है ज्यादा। कपिल जी आप सपने देखते रहिए। रमेश जी आखिरी कमेंट। अभी चैनल में किसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता भूल नहीं रही है, वास्तव में बहुत बढ़िया था। जनता बिल्कुल नहीं भूल रही है, जनता हर चीज को देख रही है, हर पार्टी को देख रही है। मुझे लग रहा है कहीं ये उत्तर प्रदेश में अगला जो चुनाव है दिल्ली की तरह ना दोहरा किया जाए। कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा काफी रह जाए, पार्टी या कोई ऐसा संगठन न खड़ा हो जाए कि जनता पूरी की पूरी तरह विकल्प के तौर पर इनको बिल्कुल ठीक है। चलिए रमेश जी और आप सभी का मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जाहिर तौर पर सपने सभी के अपने अपने हैं कि किस तरीके से कौन सी जनता की बात कर ले हम, योजनाओं की बात कर ले हम, या फिर अब सीधे तौर पर जो हमेशा से उत्तर प्रदेश में होता आया है कि राजनीति की बिसाथी इसी पर बिछाई जाती है, जातीय समीकरण। जातीय समीकरण यहां पर भी बहुत क्लियर है। विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद में जिस तरीके से ब्राह्मणों पर बैक टू बैक विपक्ष अब सवाल उठा रहा है कि ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके के स्टेटमेंट आए कि वो एक
साफ छवि का व्यक्ति जिसे सिर्फ वो अंसारी है यानी कि वो मुसलमान है इसलिए उसके खिलाफ में कार्रवाई की गई है। तो जिस तरीके की राजनीति है, जनता की कोई बात नहीं कर रहा, अपनी अपनी रोटियां सेकने का काम यहां सभी दल कर रहे हैं। लेकिन अब देखना यह होगा कि मौजूदा सरकार यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत का दम लगातार भर रही है, उसके लिए भी रास्ता आसान नहीं है। चुनौतियां बहुत सारी हैं, कोविड को लेकर, अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर मुद्दे बहुत सारे हैं। अब सबसे बड़ी बात यही देखना होगा कि विपक्ष इन मुद्दों का इस्तेमाल कितना करके और जनता के दिल में अपनी जगह बना पाता है, या फिर बीजेपी एक बार फिर से परचम लहराएगी। यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।